हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक के रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं फॉर द 6th सेमेस्टर बैच 2018 एंड द बैकलॉग बैचेस ऑफ 2016 एंड 17। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन वाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि इंडिया ने पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कब इंट्रोड्यूस किया था। ओके, और जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है 1946, 47, 48 और फिर 49। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1948। ओके, इंडिया ने पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था कब? 1948 में। ओके, तो इसके अलावा जो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग बनते हैं वो कभी कभार मंथ के बारे में भी पूछते हैं। ठीक है, यानी किस मंथ में उससे मतलब पूछते हैं कि इंडिया ने पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया था क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। तो क्वेश्चन जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उस टाइम वो होते हैं मतलब मान के चलो कि वो होते हैं 1 जुलाई 1948, इसी तरह होते हैं 2 जुलाई 1948। ठीक है, तो अगर मंथ के बारे में पूछा जाएगा तो रिमेंबर द डेट, दैट इज 6 अप्रैल 1948। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है इसके रिगार्डिंग, वो है कि पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंडिया में किसने प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो वो थे कौन? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन? श्याम प्रसाद मुखर्जी की ओर से इसे प्रेजेंट किया गया था। तो इसके अलावा मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, ठीक है, तो इसके पीछे क्या कहानी थी, क्या रीज़न था, क्या वजह था कि इंडिया को क्या करना पड़ा, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसे इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, इसके पीछे जो कारण है, जो रीज़न है वो है, सबसे पहला जो रीज़न है वो है स्टडी नॉट स्टडी, दैट इज मेंटेन स्टडी ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, तो दूसरी जो ऑप्शन है वो है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, ये कारण थे जिसकी वजह से इंडिया को क्या करना पड़ा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महारत्ना इंडस्ट्री। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शंस है इनमें से वो कौन सी इंडस्ट्री है जो कि महारत्ना में शुमार नहीं होती है। ओके, या जिसका शुमार महारत्ना में नहीं किया जाता है। ओके, अगर हमारे पास जो ऑप्शंस है, ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है गेल। तो गेल का मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो इंडस्ट्री है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसका शुमार किस में किया जाता है? महारत्ना इंडस्ट्रीज में। ओके, तो इसी तरह अगर हम सेल की बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका भी शुमार किस में किया जाता है? इस तरह के इंडस्ट्रीज में। ओके, तो अगर हम बात करेंगे कोल, जिसको और हम कहते हैं CIL, कभी कभार इस तरह आता है CIL, जो CIL होता है इट स्टैंड्स फॉर कोल इंडिया लिमिटेड। ओके, तो इसका भी शुमार किस में किया जाता है? महारत्ना इंडस्ट्री में। ओके, और हमारे पास जो ऑप्शंस बची है वो है दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट कंसिडर्ड एज ए महारत्ना इंडस्ट्री। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी ये जो 3 ऑप्शन है हमारे पास, चाहे वो गेल हो, सेल हो या फिर कोल इंडिया लिमिटेड हो, ठीक है, सो ये जो 3 ऑप्शन है हमारे पास ये किस में लाई करती है? महारत्ना इंडस्ट्रीज में। ओके, ये महारत्ना इंडस्ट्रीज है। ओके, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट ए महारत्ना इंडस्ट्री। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नवरत्ना कैटेगरी यूनिट। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शंस है इनमें से वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो कि इस ग्रुप में शामिल होती है या इस कैटेगरी में लाई होती है। ओके, तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है HAL,
MNTL, Oil India Limited, all of these. Okay, so all of these is the correct answer for this question, क्योंकि ये जो 3 इंडस्ट्रीज है ये क्या, they were the नवरत्ना इंडस्ट्रीज. ओके, ये जो तीनों इंडस्ट्रीज है ये किस में लाई करती है, इस तरह के इंडस्ट्रियल सेक्टर में. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज स्टील कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो स्टील है इसे क्यों कहा जाता है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. ओके, और जो हमारे पास है दैट इज़ क्या, स्टील इज़ चीपर. अगर स्टील चीपर है यानी स्टील सस्ता है, ठीक है, तो इस वजह से ये जो स्टील है इसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. ओके, या फिर स्टील इज़ अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, या फिर एवरीथिंग वी यूज़ इज़ रिलेटेड टू स्टील. ओके, so option number C, that is correct answer for this question. Okay, option number C, that is everything we use is related to steel. ठीक है, जो भी हमारे पास है चाहे कुछ भी हो, वो यूज़ इज़ रिलेटेड टू स्टील. जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो स्टील का बना होता है. ठीक है, इस वजह से ये जो स्टील है इसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज़ सेल्फ रेलेंट. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि इंडिया में वो कौन सी खाली मतलब एक ही इंडस्ट्री है क्या, ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज़ सेल्फ रेलेंट. ठीक है, क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल, या फिर शुगर. ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ टेक्सटाइल. ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज सेल्फ रेलेंट. ओके, व्हाट डज सेल्फ रेलेंट मीन. तो सेल्फ रेलेंट का मतलब क्या होता है. So self-reliant is that type of industry, one who is confident in your own ability, okay, and is able to do things for yourself. ठीक है, जिससे अपने आप पे भरोसा हो. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि खुद इंतहासारी. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड. तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि इंडिया में पहली बार, या हम कह सकते हैं कि वेयर वाज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड. तो पहले टेक्सटाइल मिल को कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, इंडिया में. ओके, सो इससे एस्टैब्लिश किया गया था कहाँ पे, मुंबई में. ओके, कहाँ पे, मुंबई में, लेकिन कब, 1854 में. ओके, 7 जुलाई 1854. ओके, कहाँ पे, मुंबई में. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, that is public sector plants market their steel through. Okay, so option number B, that is sale, is the correct answer for this question. Next question is question number 8. In 1857 where the first cotton mill of India was founded. Okay, so इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि in 1857 where the first cotton mill ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड. तो इंडिया में पहली बार यहाँ पहली कॉटन मिल कहाँ पे पाई गई. ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बॉम्बे. ओके, कहाँ पे, बॉम्बे में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज enterprises investment in plant and machinery is up to 25 lakh. ओके, तो जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टिनी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज, या फिर एनकेलरी इंडस्ट्रीज. सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कैथोरी कमीशन वाइस वर्सा लैंग्वेज. ठीक है, सो ये जो द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कैथोरी कमीशन, ठीक है, तो ये जो कैथोरी कमीशन है इन्होंने किस तरह के लैंग्वेज फार्मूला को यहाँ पे रिकमेंड किया था. ठीक है, क्या वो 3 फार्मूला लैंग्वेज थी, 2 फार्मूला लैंग्वेज, हिंदी, या फिर मदर लैंग्वेज. ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 फार्मूला लैंग्वेज. ओके, तो 3 फार्मूला लैंग्वेज में कौन सी 3 लैंग्वेजेस थी, वो थी हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज ऑफ prospective state. Okay, option number A is the correct answer for this question.
Next question is question number 11. In the industrial production, growth rate during 1951 to 1965 was. Okay. तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ, ठीक है, लेकिन किस टाइम पीरियड से कहाँ तक, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है, टाइम पीरियड हमें दिया गया है 1951 से लेके 65 तक, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड इस मतलब आता है, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ थी वो कितनी थी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 8% पर एनम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिक्सड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि मिक्सड इकोनॉमी हम किस तरह के इकोनॉमी को कहते हैं, ठीक है। ये जो मिक्सड इकोनॉमी होती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आता है और पब्लिक सेक्टर भी आता है, ठीक है। यानी देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is question number 13. Which among the following committees recommended the abolition of reservation of item of small sector in industries? तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी, वो कौन सी कमिटी थी जिन्होंने रिकमेंड किया था एबॉलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्रीज। ओके, तो वो कौन थी? वो थी आबिद हुसैन कमिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, वो है 1948। ओके, 1948 में पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज विच इज द नोडल एजेंसी फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि इंडिया में वो कौन सी नोडल एजेंसी है, लेकिन किस लिए? फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ओके, सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि पहली आयरन एंड स्टील कंपनी को कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज जमशेदपुर। ओके, जमशेदपुर में पहली बार इसे क्या किया गया था? पहली बार इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ये जो इंडस्ट्री थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ओके, इसे पहली बार कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था? जमशेदपुर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन किस साल में? 1907 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 इंट्रोड्यूसेस a new type of entity to existing list, that is apart from forming a public or private limited company. The 2013 act enables the formation of new entity is, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वन पर्सन कंपनी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इन हाईएस्ट वेट ऑफ ओवरलैपिंग। ओके, तो यहाँ पे किसे दिया गया है हाईएस्ट वेट ऑफ ओवरलैपिंग? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सचेंज रेट फॉर करेंसीज इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड इन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज रेट जो होती है किसकी? करेंसीज की, इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो इसे कौन डिटरमाइन करता है? वो करता है डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन कहाँ पे वो होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So next question is first green revolution was primarily concerned with the production productivity of, okay, so option number C, that is वी, ठीक है। ये जो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन था इंडिया में, इसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? HYV का, यानी हाई यील्ड वैराइटीज़ का इस्तेमाल करके और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो इनकी जो इनकी प्रोडक्टिविटी थी या जो इनकी प्रोडक्शन होती थी, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा उनको देखने को मिला, ठीक है। तो इसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? हाई यील्ड वैराइटीज़ का, एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक ट्रैक्टर, ओके, और बाकी तरीक़ों का बाकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पे
हासिल किया था। ओके, तो लेकिन यहाँ पे हमने ये बताना है कि फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन productivity of. So option number C, that is wheat, is the correct answer for this question. Next question is, in India which of the following have the, यहाँ पे लिखा मैंने highlight लेकिन it is highest share in the disbursement of credit to agriculture and allied activity, ठीक है। So option number D, that is commercial banks have the highest share in disbursement of credit to agriculture and allied activities. Okay, option number D is the correct answer for this question, that is commercial banks. Next question is, which one of the following does not come under land reform? Okay, so option number A is the correct answer for this question, that is consolidation. Okay, next question is, the green revolution in India has contributed to. Okay, और जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है इंटर रीजनल इनइक्वलिटी, दूसरी है इंटर क्लास इनइक्वलिटी, तीसरा है इंटर क्रॉप इनइक्वलिटी, all of these. So option number D, that is all of these, is the correct answer for this question. Okay, so next question is, invisible items in BOP includes. Okay, so it includes all of these. Okay, option number D is the correct answer for this question. So next question is question number 25, that is balance of payments of a country has पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है किसी भी कंट्री का, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने? इट हैज़ 3 पार्ट्स। पहला आता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा आता है कमर्शियल अकाउंट, ओके, तीसरा आता है फाइनेंशियल अकाउंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. Next question is, visible exports include. Okay, so it includes computer hardware. Okay, option number B is the correct answer for this question. Next question is, the receipts and payments for goods exported and imported are counted in. Okay, so it is counted in, that is option number C, that is current account. ठीक है, ये जो रिसिप्ट्स होते हैं या फिर पेमेंट्स होते हैं जो कि हमें कहाँ पे रिसीव करते हैं, ठीक है, ये जो रिसिप्टेंट्स होते हैं, रिसिप्ट्स होते हैं और पेमेंट्स होते हैं फॉर गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, ठीक है, जो हमने गुड्स इंपोर्ट किए होते हैं या एक्सपोर्ट किए होते हैं, इन पे जो रिसिप्ट्स आते हैं या फिर पेमेंट्स आते हैं, इन्हें हम काउंट करते हैं किस में? करंट अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज RTE एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इससे इंडिया में पहली बार इम्प्लीमेंट कब किया गया था। ओके, और जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 1 अप्रैल 2009, ओके, दूसरा है 1 मई 2010, 1 अप्रैल 2008 और लास्ट वन इज 1 अप्रैल 2010। ओके, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 मई 2010। ओके, लेकिन यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, इस साल में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी इसे अमल में लाया गया था। ओके, लेकिन पहली बार इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? इसे पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस कब किया गया था? वो था 4 अगस्त 2009 में। ठीक है, पहली बार इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 4 अगस्त 2009 में, लेकिन इम्प्लीमेंट कब किया गया था? इम्प्लीमेंट किया गया था 1 मई 2010 में। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 29. According to the new education policy 2009, the literacy rate will be enhanced to dash by 2015. तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी जिसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे कब इम्प्लीमेंट किया गया था 2009 में। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द लिटरेसी रेट विल बी एनहेंस्ड। एनहेंस्ड का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, तो लिटरेसी रेट यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेट दिया था कि हमें लिटरेसी रेट जो है हमें 2015 तक, यानी 2015 तक हमें कितनी लिटरेसी रेट चाहिए, तो उन्होंने जो एस्टिमेट रखा था वो था 86%। ओके, कहाँ से? 2009 से लेके 2015
2015 तक जो इन्होंने एस्टिमेट रखा था वो था 86%। यानी हमें लिटरेसी रेट में एनहेंसमेंट करना है या फिर हमें लिटरेसी रेट में इतने % बढ़ाने हैं, ठीक है। यानी हम इतने % तक ये टारगेट रखते हैं, इनका ये एस्टिमेट था, ठीक है। कितना वो था 86%। इनका मानना था कि हम यहाँ तक इसको हासिल करेंगे, ओके। यानी हम इसको यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। लेकिन नहीं, क्वेश्चन नंबर 30, ओके। Question number 30 and the last question of this session, that is, according to 2011 census, the overall literacy rate in India is about। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, द ओवरऑल लिटरेसी रेट यानी इंडिया में जो लिटरेसी रेट पाई गई है वो कितनी है, वो है 74%, ओके। बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो सबसे कहाँ पे पाई गई थी, वो पाई गई थी केरला में, और सबसे कम कहाँ पे, वो है आंध्र प्रदेश में, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।